हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गुंजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्लैनेट होम्योपैथी। आज के इस लेक्चर में हम एफोरिज्म नंबर 6 दैट इज अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर को स्टडी करेंगे। इस एफोरिज्म में डॉक्टर हैनीमैन ने सबसे पहले अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर को एक्सप्लेन किया है और इसके फुट नोट में उन्होंने प्राइमा कॉजी मॉर्बी को भी एक्सप्लेन किया है। तब हम समझते हैं कि दोनों चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। इसका वर्ड मीनिंग होता है, प्रेजुडाइज का मतलब होता है पहले से जजमेंट बना लेना। तो अनप्रेजुडाइज मतलब बिना किसी जजमेंट के हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, और ऑब्जर्वर मतलब कि बहुत अच्छे से हमें कीन ऑब्जर्व करना है जब भी पेशेंट हमारे सामने आएगा। इसे और डिटेल में समझते हैं। अगर फिजिशियन पहले से ही कोई जजमेंट बना के बैठ जाएगा तो वो किसी भी पेशेंट को अच्छे से इंडिविजुअलाइज नहीं कर पाएगा। वो पहले से जो उसने सोच कर रखा है, पहले से उसकी जो जजमेंट बनी हुई है, पहले से उसने जो मेडिसिन अपने दिमाग में ले ली है, वो वही उसे प्रेस्क्राइब करेगा। तो इस केस में इंडिविजुअलाइजेशन हो नहीं पाएगा। अब क्योंकि इंडिविजुअलाइजेशन नहीं हुआ है तो सिमिलिवम भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगी और इस केस में पेशेंट को क्योर नहीं मिल पाएगा। हमने हमेशा पढ़ा है कि हर केस को हमें न्यू मान के चलना चाहिए। भले ही दो फीवर के पेशेंट है बट स्टिल हमें दोनों फीवर के पेशेंट्स को अलग अलग समझना चाहिए, क्योंकि उनमें कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स डिफरेंट होंगे ही होंगे। तो डॉक्टर हैनीमैन का कहना था कि हर केस को आप न्यू तरीके से देखिए, इंडिविजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा मस्ट है और उसकी वजह से ही हम सिमिलिवम की तरफ जा सकते हैं। तो एक फिजिशियन की ड्यूटी होती है कि वो हर केस को इंडिविजुअलाइज करे, बट अगर वो प्रेजुडाइज हो जाएगा तो वो उस केस को इंडिविजुअलाइज नहीं करेगा और वही वो पुरानी मेडिसिन को उठाकर दोबारा से दे देगा, जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो यहाँ इसलिए उन्होंने वर्ड यूज किया है अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर। अनप्रेजुडाइज मतलब पहले से कोई जजमेंट बनाकर नहीं रखनी है। एंड ऑब्जर्वर उन्होंने ये कहा है कि एक फिजिशियन को बहुत ज्यादा कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे सामने आएगा तो एक फिजिशियन को अपने सारे सेंसेस को ओपन करके रखना है। हम हमारे सेंसेस से ही एक पेशेंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्वेशन से हमें बहुत सारे सिम्टम्स मिल जाते हैं जो कि कोई पेशेंट बोलता नहीं है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही हमें वो PQRS सिम्टम्स मिल सकते हैं। जैसे कोई भी पेशेंट किस तरह से आ रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, वो इरिटेबल है, हमारे साथ कोऑपरेटिव है, वो एंशियस है, रेस्टलेस हो रहा है, ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे। देन हम उसको पाल्पेट करके देख सकते हैं। तो ये भी हमारे ऑब्जर्वेशन में आएगा कि कहाँ पर हमें उसे डायग्नोसिस में हेल्प मिलेगी। जब हम उसे पाल्पेट करेंगे तो हम उसे प्रॉपरली सुनेंगे तो उसकी टोन से समझ में आएगा कि वो उसका एक्चुअल नेचर क्या है। हमें मेंटल सिम्टम्स और बेसिकली कुछ PQRS सिम्टम्स हमें ऑब्जर्वेशन से ही मिल सकते हैं। तो डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है अगर कोई फिजिशियन अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर रहेगा तो बहुत अच्छे से अपने केस को एनालिसिस कर सकता है, उसको इंडिविजुअलाइज कर सकता है और उसके लिए वो बेस्ट सिमिलिवम मेडिसिन सिलेक्ट कर सकता है, जिसकी हेल्प से एक पेशेंट को क्योर मिल सकता है। देन उन्होंने ये बताया कि अगर कोई फिजिशियन प्रेजुडाइज हो गया, वो अनप्रेजुडाइज होकर काम नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में उन्होंने दो पॉसिबिलिटीज बताई है। सबसे पहली है नॉन ऑब्जर्वेशन और सेकेंड आती है माल ऑब्जर्वेशन। नॉन ऑब्जर्वेशन में ये बताया है कि अगर किसी ने पहले से ही अपना जजमेंट बना लिया है तो वो ऑब्जर्व ही नहीं करेगा पेशेंट को। अगर कोई फीवर का पेशेंट आया है और फिजिशियन ने पहले से सोच के रखा है कि ये एक टाइफाइड फीवर का केस है, तो वो अगर कोई पेशेंट उसके अंदर PQRS सिम्टम्स बता रहा है कि उसे फीवर के दौरान क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो हमारी होम्योपैथी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो उसे नोटिस ही नहीं करेगा। वो सिर्फ उसकी पूरी कहानी को सुन लेगा बट उसमें से कुछ भी चीज वो नोटिस नहीं करेगा। और क्या पता कभी कभी वो उसकी स्टोरी भी ना सुने, बस उसने देखा इसको टाइफाइड फीवर है और उसने उठा के बैप्टीशिया दे दी। अब जरूरी नहीं है कि वो इससे क्योर हो, क्योंकि उसमें कुछ पिक्यूलियर जो सिम्टम्स थे, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स थे, वो उसने ऑब्जर्व ही नहीं किए। यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट होता है माल ऑब्जर्वेशन। अब क्योंकि उसने थोड़ा बहुत जजमेंट अपना बना के रखा है तो वो ऑब्जर्व तो करेगा बट प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं उसमें एरर कर देगा, जिसके कारण अगेन इंडिविजुअलाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा और सिमिलिमम का सिलेक्शन भी प्रॉपरली नहीं होगा। डॉक्टर हैनीमैन ने नॉन ऑब्जर्वेशन और माल ऑब्जर्वेशन दोनों को ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए एरर बताया है, क्योंकि यहाँ पर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल हो पाएगा। उन्होंने नॉन ऑब्जर्वेशन को तो पूरा नेगेटिव कह दिया है, माल ऑब्जर्वेशन को पॉजिटिव है क्योंकि वो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर रहा है बट स्टिल वो एरर कॉज करेगा। और यहाँ पर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है, जैसे हमने पढ़ा है सीपिया में क्रॉस्ड लेग, वो जो लेडी होती है वो लेग को क्रॉस करके बैठती है। तो अगर कोई फीमेल या अगर कोई पेशेंट इस तरह से बैठा रहेगा तो वो फिजिशियन अगर प्रेजुडाइज है तो वो सिर्फ और सिर्फ सीपिया के बारे में सोचेगा कि क्रॉस लेग मतलब सीपिया,
बट वो ये भूल जाएगा कि यही सेम सिम्टम म्यूरेक्स में है, लीलियम टिग में है, इवन बेलाडोना में भी यही सेम सिम्टम है। तो वो बाकी चीजों को देखेगा ही नहीं, सिर्फ उसने वो चीज देखी, एक पर्टिकुलर सिम्टम देखा और उसने अपने दिमाग में वो पिक्चर बना ली। अब वो पेशेंट कुछ भी बोल रहा है, या तो वो उसको सुनेगा ही नहीं, और अगर सुनेगा तो थोड़ा उसके अंदर वो माल ऑब्जर्वेशन में चले जाएगा, और अल्टीमेटली उसकी रेमेडी गलत सिलेक्ट होगी, सिमिलियम सिलेक्ट नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने बताया है प्राइमा कॉजा मॉर्बी। प्राइमा मतलब प्राइमरी, कॉजा मतलब कॉज, मॉर्बी मतलब डिजीज, कि प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज क्या होता है। तो ओल्ड स्कूल्स और द ऑर्थोडॉक्स मेथड के अकॉर्डिंग जितने भी मटेरियल कॉज है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें प्राइमरी कॉज होती है किसी भी ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज कराने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी जो प्राइमरी कॉज होता है हमारी बॉडी में डिजीज का, वो होता है मियाज्म, मॉर्बिफिक एजेंट, फंडामेंटल कॉज, ये सारी चीजें होती हैं मियाज्म। मतलब एक डायनेमिक फोर्स है, इनिमिकल फोर्स है, जो हमारी वाइटल फोर्स को अफेक्ट करता है और उसमें साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। और उसमें भी मियाज्मेटिक कॉज में भी सबसे इंपॉर्टेंट है सोरिक मियाज्म, क्योंकि सोरा ही मदर है ऑल मियाज्म का। अगर किसी की बॉडी में सोरा एक्टिवेट नहीं है तो उसकी बॉडी में दूसरे मियाज्म भी एक्टिवेट नहीं होंगे। नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी में तीनों मियाज्म प्रेजेंट होते हैं, बट जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब उन्हें बार बार ट्रिगर होता है, तो वो फ्लेयर अप हो जाते हैं, और उसमें भी सबसे पहले होता है सोरा। अगर सोरा फ्लेयर अप हो गया, अगर सोरा उसमें जरा सा भी एक्टिव हो गया, तो वो दूसरे मियाजम्स को भी एक्टिवेट कर देगा। इसी वजह से सोरा को मदर ऑफ ऑल मियाजम कहा गया है। जो ओल्ड स्कूल्स हैं वो सिर्फ मटेरियल कॉज को ही प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज मानते हैं, बट वो बाकी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक टीबी का पेशेंट है, तो वो ट्यूबरकुलर बेसिलाई को ही उसका मेन कॉज मानेंगे कि इस बेसिलाई के कारण इस पेशेंट में ट्यूबरकुलोसिस हुआ है। बट वो उसके एनवायरनमेंट को, उसकी सराउंडिंग को, उसकी डाइट को, उसके नेचर को, ये सारी चीज़ों को वो ध्यान ही नहीं देंगे। अब हो सकता है वो ऐसी डैम्प एरिया में रह रहा है या ऐसे स्लम एरियाज में रह रहा है जहाँ उसकी हाइजीन प्रॉपर नहीं है। क्या पता वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड खा ही नहीं रहा है कि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है उस बेसिलाई से लड़ने के लिए। वो ये सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल कॉज, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिया और द वायरस वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड होम्योपैथी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम सिर्फ कॉज पर नहीं देखते हैं, सिर्फ मटेरियल कॉज पर हम वर्क नहीं करते हैं, बट सारी चीज़ों को देखते हैं, उसका एनवायरनमेंट, उसका नेचर, उसका डाइट और उसकी ससेप्टेबिलिटी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका टेम्परामेंट, ये सारी चीज़ें देखकर हम फाइनली एक मेडिसिन तक आते हैं। सो इस एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन ने यही बताया है कि एक अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर, मतलब पहले से कोई भी जजमेंट बनाकर नहीं रखना है, अदरवाइज इंडिविजुअलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा और सिमिलियम का सिलेक्शन भी प्रॉपर्ली नहीं होगा। अगर फिजिशियन अनप्रेजुडाइज नहीं होगा, वो प्रेजुडाइज हो जाएगा, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे पहले आएगी नॉन ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंड वन इज द माल ऑब्जर्वेशन। और इसके फुट नोट में डॉक्टर हैनीमैन ने प्राइमा कॉज मॉर्बी को एक्सप्लेन किया है, जिसमें स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि जो प्राइमरी कॉज होता है हमारी बॉडी में डिजीज का, वो होता है फंडामेंटल कॉज, उसी को हम मियास्मेटिक कॉज बोलते हैं, उसी को हम डायनेमिक कॉज बोलते हैं, उसी को हम डायनेमिक कॉज बोलते हैं। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।